प्रेझेंटेशन दिसते सगळ्यांना व्यवस्थित? ओके, दिसत आहे. गुड. We will wait for 2 more minutes to join others, and then we will start our chapter. माझा आवाज क्लिअरली येतोय? कुठल्याही प्रकारचा बॅकग्राऊंड मध्ये नॉईज नाहीये माझ्या? Am I clearly audible? Okay. So I think we should start now. Okay. Yeah. In the last lecture, we have seen the Mendeleev's periodic table, and Mendeleev's periodic table was based on the atomic masses. Okay, atomic mass number. Now in this lecture, we are going to learn about modern periodic table or modern periodic law. Let's see what it is. The scientific world did not know anything about the interior of atom when Mendeleev put forth the periodic table. After the discovery of electrons, scientists started exploring the relation between the electron number of atom and the atomic number. The atomic number in Mendeleev's periodic table only indicated the serial number of the element. So my first question to you all is what is meant by atomic number? Atomic number यानी क्या? Atomic number यानी क्या? What is meant by atomic number? You guys know it or not? आप लोगों को पता है या फिर नहीं? What is atomic number? अगर पता है तो yes लिखो या फिर आंसर. Number of protons or electrons. Number of protons or electrons is nothing but the atomic number of that particular atom. Correct? So मेंडेलीव ने जब उसका टेबल दुनिया के सामने रखा है, म्हणजे मेंडेलीव ने त्याचा जो पिरियडिक टेबल होता तो दुनिया समोर मांडला, त्यावेळेस ऍटमच्या इंटेरियर मध्ये काय आहे किंवा आतमध्ये काय आहे हे दुनियाला माहिती नव्हतं. ओके, तर त्यावेळेस इलेक्ट्रॉन किंवा ऍटॉमिक नंबर जो आहे त्याला त्यावेळेस इतकं महत्व दिलं गेलं नाही. ठीक आहे, कारण की प्रोटॉनची आणि इलेक्ट्रॉनची जी स्टडी आहे ती त्या लेवलला त्या काळी पोहोचलेली नव्हती. जवळपास 1869 ला मेंडेलीवने पिरियडिक टेबल त्याचा दुनियासमोर मांडलेला आहे. बरोबर, तर त्यावेळेस इलेक्ट्रॉनवर इतकं संशोधन झालेलं नव्हतं या फिर इलेक्ट्रॉन पे इतनी ज्यादा रिसर्च नहीं हुई थी. इसी वजह से एटॉमिक नंबर को इतना इम्पोर्टेंस उस समय दिया गया नहीं था मेंडेलीव के टाइम पे. ठीक है, लेकिन जिस तरह जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की जो स्टडी है वो होती रही तो एटॉमिक नंबर को इम्पोर्टेंस मिलने लगा, और ये जो नया जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है वो बेस्ड है एटॉमिक नंबर पे. ठीक है, इन 1913 AD the English scientist Henry Moseley demonstrated with the help of experiments done using X-ray tubes that the atomic number Z of an element corresponds to the charge on the nucleus or the number of protons in the nucleus of the atom of the element. This revealed that atomic number is
more fundamental property of an element than its atomic mass. Accordingly, the statement of the modern periodic law was stated as follows: properties of elements are a periodic function of their atomic number. देखो, मेंडेलिव ने क्या लॉ स्टेट किया था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, लेकिन अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश साइंटिस्ट हेनरी मोजले, उन्होंने क्या डेमोन्स्ट्रेट किया कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर. ठीक है, एटॉमिक नंबर. तो देखो नेक्स्ट, मॉडर्न पीरियडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल. The classification of elements resulting from an arrangement of elements in increasing order of their atomic number in the modern periodic table. The properties of elements can be predicted more accurately with the help of modern periodic table formed on the basis of atomic number. The modern periodic table is also called the long form of periodic table. देखो, जो हमारा मेंडेलिव का पीरियडिक टेबल था उसमें क्या किया गया था कि जो एटम्स के एटॉमिक मासेस थे उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस किया गया था. बराबर इस तरह से उनकी अरेंजमेंट करके मेंडेलिव ने अपना पीरियडिक टेबल बनाया था. लेकिन जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है उसमें एटॉमिक मास को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस ना देते हुए जो एटॉमिक नंबर है उसके अकॉर्डिंगली उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया. ठीक आहे, मतलब म्हणजे ॲटॉमिक नंबर जे आहे कुठल्याही ॲटमचे ते त्यांच्या इंक्रीजिंग ऑर्डरनं त्यांना इंक्रीजिंग ऑर्डरनं त्यांना प्लेस करण्यात आलं आणि अशा पद्धतीने नवीन किंवा मॉडर्न पिरियडिक टेबल जो आहे तो फॉर्म करण्यात आला. ठीक आहे. इन द मॉडर्न पिरियडिक टेबल द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन अकॉर्डन्स विथ देअर ॲटॉमिक नंबर. ॲज अ रिझल्ट most of the drawbacks of Mendeleev's periodic table appear to be removed. However, the ambiguity about the position of hydrogen is not removed even in the modern periodic table. ठीक आहे. तर मॉडर्न पिरियडिक टेबल ज्यावेळेस फॉर्म करण्यात आला त्यावेळेस मेंडेलिवच्या पिरियडिक टेबल मध्ये असणारे जे काही फ्लॉज आहेत किंवा डिमेरिट्स आपल्याला ज्याला म्हणता येईल ते डिमेरिट्स काही प्रमाणात ओव्हरकम करण्यात आले. ठीक आहे. जर पहिला डिमेरिट कुठला तर मी सांगू इच्छितो की पहिला डिमेरिट हा की जे कुठल्याही एलिमेंटचे आयसोटोप्स आहेत. ओके, आयसोटोप्स मीन्स व्हॉट? आयसोटोप्स मीन्स सेम ॲटॉमिक नंबर बट द डिफरंट ॲटॉमिक मास नंबर. बरोबर, म्हणजे एकाच एलिमेंटचे वेगवेगळे मास नंबर असणारे जे मूलद्रव्य ज्याला म्हणता येईल त्यांना आपण आयसोटोप्स असं म्हणतो. ठीक आहे. तर आयसोटोप्सना मेंडेलिवच्या पिरियडिक टेबल मध्ये प्लेस करणे पॉसिबल नव्हतं. का? कारण की त्यांचे ॲटॉमिक मासेस वेगवेगळे असतात. बरोबर, सपोज कार्बन 12 कार्बन 14 हे कार्बनचे 2 आयसोटोप्स आहेत. ओके, तर कार्बन 12 ला जर एक प्लेस दिली, ठीक आहे, कार्बन 12 ला जर एक प्लेस दिली तर त्याच्यानंतर कार्बनच्या नंतर जो एलिमेंट येणार आहे त्याला प्लेस द्यायची की त्याच्या आयसोटोपला प्लेस द्यायची हा एक क्वेश्चन होता. ओके, पण मॉडर्न पिरियडिक टेबल मध्ये काय आहे की ही जी अरेंजमेंट आहे ती आहे ॲटॉमिक नंबरच्या इन्क्रीजिंग ऑर्डरने. ओके, म्हणजे एका एलिमेंटचे कितीही आयसोटोप्स असू शकतात. आयसोटोप्स मीन्स देअर मे बी डिफरंट नंबर ऑफ ॲटॉमिक मासेस बट द ॲटॉमिक नंबर ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज ऑलवेज वन अँड ओनली वन. ओके, म्हणजे कुठल्याही एलिमेंटचा ॲटॉमिक नंबर जो असतो तो एकच असतो. बरोबर आहे, म्हणजे त्याची एकच व्हॅल्यू असते. असं होऊ शकत नाही की एखादा एलिमेंट आहे आणि त्याचे 2 ॲटॉमिक नंबर्स आहेत. ठीक आहे, 2 ॲटॉमिक नंबर कधीच नसणार. कुठल्याही ॲटमचा किंवा कुठल्याही एलिमेंटचा ॲटॉमिक नंबर जो असतो तो एकच असतो. त्यामुळे कुठल्याही एलिमेंटला ज्यावेळेस आपण मॉडर्न पिरियडिक टेबल मध्ये प्लेस करतो तर त्याची जी प्लेस आहे ती सुनिश्चित करणं सोपं झालं. ठीक है, मतलब एटॉमिक नंबर एक ही होने की वजह से it becomes so easy to place any element in the modern periodic table. Okay, so the flaw that we observe in the Mendeleev's periodic table was overcome by modern periodic table. Okay, understood? पहिला जो फ्लॉ आहे तो कशा प्रकारे दूर करण्यात आला समजला. मॉडर्न पिरियडिक टेबलचा पहिला ऍडव्हान्टेज काय समजला.
Okay. Now structure of the modern periodic table. The modern periodic table contains 7 horizontal rows. I will show you the modern periodic table. Okay, this is the modern periodic table and there are 7 horizontal rows. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Don't think about this. Okay, for now. आता यांचा विचार करू नका. फक्त हे लक्ष द्या की किती रोज आहेत? 7 रोज आहेत. Okay, so these horizontal rows are called periods. त्यांना काय बोलतात आपण? काय बोलतो ना? Periods. Okay. Similarly, the 18 vertical columns in this table are the groups 1 to 18. Now see, in this modern periodic table, there are 18 columns. 1 8. Okay, 18 columns. So the column or any column is called as a group. 1, 2, 3, 4, and up to 18. There are 18 columns. That means there are 18 groups in a modern periodic table. Okay, the arrangement of the periods and the groups result into formation of box. Atomic numbers are serially indicated in the upper part of these boxes. Each box corresponds to the place for one element. Now see, you can see here many boxes. Okay, म्हणजे बरेचशा आता आपण ह्या अशा प्रकारे कॉलमची आणि रो की अरेंजमेंट की हमने कॉलम और रो की अरेंजमेंट की तो में हमें बॉक्स फॉर्म होते हुए दिखे. ठीक है, तो इसमें जो है आपको राइट साइड में ऊपर जो दिख रहा है दिस इज एटॉमिक नंबर. ओके, दिस इज एटॉमिक नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट. ओके, मैं जो यहाँ पे सर्कल कर रहा हूं ना वो एटॉमिक नंबर्स है. ठीक है, आपने रिप्लाई देते रहना है चैट बॉक्स में. ठीक है, apart from these 7 rows, two rows are shown separately at the bottom of the periodic table. Now you can see there are 2 separate rows shown at the bottom of the periodic table. देखिए यहाँ पे नीचे जो दिए गए हैं ना वो 2 सेपरेट रोज, इनके बारे में भी यहाँ पे मेंशन किया है. इन्हें क्या कहते हैं देखते हैं. These are called lanthanide series and actinide series. Okay, respectively. There are 118 boxes in the periodic table, including 2 series. These 2 series. Okay, it means that there are 118 places for elements in the modern periodic table. Very recently, formation of few elements was established experimentally, and thereby the modern periodic table is now completely filled. All the 118 elements are now discovered. ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने प्लेसेस है? देयर आर 118 प्लेसेस. ठीक है, तो कुछ साल पहले 118 मतलब सारे के सारे एलिमेंट जो है वो खोजे नहीं गए थे, या फिर सगळे एलिमेंट जे आहेत ते त्यांचा शोध नव्हता लागला. म्हणजे जसजशी वर्ष लोटत गेली तसं काही काही एलिमेंटचा शोध लागत गेला आणि जसा जसा त्या एलिमेंटचा शोध लागला ते एलिमेंट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मध्ये त्याच्या प्लेसवर ठेवण्यात आले आणि 118 प्लेसेस होत्या आणि 118 एलिमेंट आतापर्यंत डिस्कवर झालेले आहेत. 118 एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड टिल नाउ and all those 118 elements are placed in the modern periodic table. Okay, now let's read more about the modern periodic table. The entire periodic table is divided into 4 blocks. Okay, the entire periodic table is divided into 4 blocks, which is S block, P block, D block, and S block. Now in this figure, you can see the classification in blocks. This is the first block. Okay, this is the S block. You can see this is the S block and this is the D block. Okay, this is S block, this is D block, this is P block, and this is S block. There are 4 blocks are there. Now the S block contains the group 1 and 2. The S block is, you can see here, the S block contains
group 1 and 2. The columns are called groups. Okay, the columns are called groups. So the F block contains the group 1 and 2. The group 13 to 18 constitute the P block. 13 to 18. Here is 13 and here is 18. 13 to 18, this is a P block. Okay, this is a P block. Now, the groups 3 to 12 constitute the D block, while the lanthanide and actinide series at the bottom form the block F. The D block elements are called transition elements. A zigzag line can be drawn in the P block of the periodic table. Now see, where is that zigzag line? I'll just erase all this. So here you can observe there is a zigzag line drawn. Okay, this is a zigzag line drawn in the P block. So what this line does? A zigzag line can be drawn in the F block of the periodic table. The three traditional types of elements can be clearly shown in modern periodic table with the help of this zigzag line. The metalloids elements lie along the border of this zigzag line. All the metals lie on the left side of the zigzag line, while all the non-metals lie on the right side. Okay. Now, आता ही जी zigzag line आहे, zigzag line आहे ती का ड्रॉ केलेली आहे किंवा हे ड्रॉ करण्यामागचा मोटो काय आहे? तर ही जी zigzag line आहे ती या P ब्लॉकला दोन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. ठीक है, ये जो zigzag line है ये P ब्लॉक को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है. तो इस पार्ट को हम बोलेंगे लेफ्ट वाला पार्ट. बराबर, this is to the left of the zigzag line and this is to the right of the zigzag line. Okay, so as mentioned in your sorry, you cannot see the screen. Okay, now you can see. Yeah, so this zigzag line is dividing the P block into two parts. Okay, this part is the left part and this part is the right part. Okay, so इस zigzag line ने क्या किया है? P ब्लॉक को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. जो लेफ्ट वाला पार्ट है इसमें सारे के सारे जो है all these are metals. ठीक है, इसमें सारे के सारे मेटल्स है. और जो राइट साइड में एलिमेंट्स है these all are non metals. Okay, these all are non metals. Okay, ठीक है. तो अभी आप अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, दिस इज सिलिकॉन. ओके, दिस इज जर्मेनियम, दिस इज आर्सेनिक. दीज आर मेटलॉइड्स. ओके, मेटलॉइड्स यानी क्या? व्हाट इज मीन बाय मेटलॉइड्स? व्हाट इज मीन बाय मेटलॉइड्स? मेटलॉइड्स यानी ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में लाई करती है. ठीक है, मतलब वो कभी कभी मेटल की भी प्रॉपर्टीज शो करते हैं और नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज शो करते हैं. सो such elements are called as metalloids. Okay, so these are the metalloids: silicon, germanium and arsenic. और अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं ये तीनों एलिमेंट जो है वो इस zigzag लाइन को बिल्कुल टच करके ही है. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमें बताया गया है the three traditional types of metalloid elements can be clearly shown in the modern periodic table with the help of this zigzag line. The metalloid elements lie along the border of this zigzag line. ठीक है, मतलब these three are primary metalloids. Okay, ये जो तीन है ये प्राइमरी मेटलॉइड्स है. लेकिन ये सारे जो मेटलॉइड्स, इनका कहना है कि जितने भी एलिमेंट इस zigzag लाइन के अराउंड लाई करते हैं एक्सेप्ट एल्यूमिनियम. ठीक है, ये सारे के सारे इनके अकॉर्डिंगली मेटलॉइड्स है. ठीक है, यू कैन सी हियर. यस, ऑल द एलिमेंट्स दैट टचेस दिस zigzag line are metalloids. Okay, yeah,
मी जे सांगतो ते समजतं की फास्ट होते? समजतंय, व्यवस्थित ऐकायला येतंय? ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। अभी देखो, मैं कुछ कुछ चीजें जो है आपके यहाँ पे छोड़ रहा हूँ या फिर ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है? मैंने ये टेबल भी ड्रॉप कर दिया, यूज योर ब्रेन पावर वाला टेबल ड्रॉप कर दिया। उसके बाद मैंने, नहीं ये तो मैंने पिछले लेक्चर में लिया है, ठीक है, ये 2 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। और ये जो टेबल है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड्स, ये भी मैं लेने वाला हूँ, लेकिन ये जो कैन यू टेल वाला है ये भी मैं ड्रॉप करूंगा, क्योंकि दिस हैज बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम योर सिलेबस बाय गवर्नमेंट। ओके, ठीक है, so will not be looking into this can you tell and this box. Okay, now see the modern periodic table and electronic configuration of elements. Within a period of neighboring elements differ slightly in their properties, while distant elements differ widely in their properties. Elements in the same group show similarity and degradation in their properties. These characteristics of groups and periods in the modern periodic table are because of the electronic configuration of the elements. It is the electronic configuration of an element which decides the group and the period in which it is to be placed. ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है आपके एटॉमिक स्टडी के लिए। ठीक है, आपको कोई भी मतलब एटॉमिक रिलेटेड आप स्टडी कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अगर कोई भी यहाँ पे हम एलिमेंट लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई टेक दिस हाइड्रोजन, सो द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई दिस हाइड्रोजन इज प्लेस्ड इन द फर्स्ट प्लेस। ओके, मतलब पहली प्लेस पे उसे क्यों प्लेस किया गया है? तो उसका रीजन यह है कि उसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसलिए उसे 1 नंबर पे रखा गया है। ठीक है, 1 नंबर पे रखा गया है। तो उसका एटॉमिक नंबर 1 क्यों है? व्हाई द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1? प्लीज टेल मी। बिकॉज उसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है और उसके प्रोटॉन के न्यूक्लियस के सराउंड जो रिवॉल्व करता है वो एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उस हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है, इसलिए उसका एटॉमिक नंबर है 1 और उसे पहली प्लेस यहाँ पे दी गई है। उसी तरह से आप यहाँ से कोई भी एलिमेंट उठा लो, ठीक है, इस पीरियोडिक टेबल में से कोई भी एलिमेंट अगर आप उठाते हो तो आपको ये बात समझ में आएगी कि इस या पर्टिकुलर कोई भी एलिमेंट को जो पोजीशन दी गई है वही पोजीशन क्यों दी गई है? क्यों दी गई है? क्योंकि दिस पोजीशन आर असाइंड अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज नथिंग बट द एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर जो है वो कैसे डिसाइड होता है? म्हणजे एटॉमिक नंबर जो असतो तो कसा डिसाइड होतो? तर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट इन दॅट ॲटम। ठीक आहे, म्हणजे कुठल्याही ॲटम मध्ये किती इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट आहे त्यावरून त्याचा ॲटॉमिक नंबर डिसाइड होतो। आणि दिस इज द प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, उनकी कुछ एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट रहती है। ठीक है, तो उस अरेंजमेंट को हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम। और एक बात मैं अगर इस पीरियोडिक टेबल की आपको बताना चाहूंगा तो वो ये रहेगी कि जो कोई भी एलिमेंट जो यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में पास है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं chromium and magnesium. Okay, these two elements are side by side. Okay, so these two elements are having very much similar properties. ठीक है, मतलब बहुत सारी इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर रहेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज डिफरेंट रह सकती है लेकिन उनमें सिमिलरिटी जो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक आहे, म्हणजे साम्यता खूप जास्त रहतात त्यांच्यामध्ये। पण जर आपण त्याच ठिकाणी विचार केला की पोटॅशियम, ओके, पोटॅशियम आणि मी इकडचा एक एलिमेंट घेतो जर्मेनियम। ओके, पोटॅशियम आणि जर्मेनियम,
तर हे जे दोन एलिमेंट्स आहेत हे पिरियडिक टेबल मध्ये थोडेसे डिस्टन्सवर आहेत. ओके, देयर इज अ डिस्टन्स बिटवीन दीज टू एलिमेंट्स, सो देअर प्रॉपर्टीज ऑल्सो डिफर टू अ मच एक्सटेंट. ठीक आहे, म्हणजे यांच्या जे प्रॉपर्टीज आहेत यांच्या प्रॉपर्टीज मध्ये पण बराचसा डिफरन्स आपल्याला जाणवेल. साम्यता खूप कमी असणार आणि डिफरन्स जो आहे तो खूप जास्त असणार. कुणामध्ये? जे एलिमेंट्स पिरियडिक टेबल मध्ये एकमेकांपासून दूर आहेत. ठीक आहे, मग मला सांगा आता इथे मी पोटॅशियम विषयी बोलतोय. पोटॅशियम जो आहे तो कुठल्या एलिमेंट सोबत साम्यता जास्त दाखवेल, म्हणजे सिमिलॅरिटी कुठल्या एलिमेंट सोबत पोटॅशियमची जास्त असणार? प्लीज टेल मी. म्हणजे पोटॅशियमच्या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत त्या कुठल्या एलिमेंटशी जास्त मॅच होतील? ओके, तन्वी हॅज गिवन द आन्सर कॅल्शियम विच इज करेक्ट. ओके, अजून त्यांच्या साईडला एलिमेंट्स आहेत ना? यू कॅन टेल सोडियम ऑल्सो. ओके, यू कॅन टेल रुबिडियम ऑल्सो. ठीक आहे, सो दीज आर द नेबरिंग एलिमेंट्स ऑफ पोटॅशियम. ठीक आहे, so they must be having lots of similarities between them. Now let's see the next point, what it is. You will find that the number of valence electrons in all these elements from the group 1, that is the family of alkalis, is the same. Now we are looking for the group 1. Okay, see, group 1, this is the group 1. अंडरस्टूड? हा ग्रुप 1 आहे. तर यांची जी व्हॅलन्सी आहे किंवा व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते सेम असणार. नाउ माय फर्स्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज, व्हॉट इज व्हॅलन्सी और व्हॉट आर द व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स? व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स म्हणजे काय? क्विकली गिव मी द आन्सर. What is meant by valency? Elements present in the outermost shell. Okay, I know Tanvi, you want to type electrons present in the outermost shell. Okay, बरोबर ना? electrons ना, elements नाही. Okay, हाँ, electrons present in the outermost shell is called the valency of the number of electrons in the outermost shell. ठीक है, तर ह्या this definition is correct to a extent. मी तुम्हाला अजून थोडीशी रिफाइन केलेली डेफिनेशन सांगतो. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल किंवा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस इन द केमिकल रिएक्शन. म्हणजे केमिकल रिएक्शन मध्ये तुमचे इलेक्ट्रॉन्स किती, हा टिल फोर नंबर 4, केमिकल रिएक्शन मध्ये तुमचे किती इलेक्ट्रॉन्स पार्ट करतात किंवा पार्टिसिपेट करतात, तर त्याच्यावरनं ती आपली जी व्हॅलन्सी आहे ती डिसाइड होत असते. ओके, तर बघा हायड्रोजन मध्ये एक इलेक्ट्रॉन आहे. करेक्ट, हायड्रोजन मध्ये एक इलेक्ट्रॉन आहे म्हणजे पहिल्या शेल मध्ये एकच इलेक्ट्रॉन्स आहे आणि एक इलेक्ट्रॉन साठी जी प्लेस आहे ती एम्प्टी आहे. म्हणून याची व्हॅलन्सी किती? हायड्रोजनची व्हॅलन्सी किती आहे? हायड्रोजनची व्हॅलन्सी इज 1. ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट लिथियम, लिथियम मध्ये लिथियमचा ॲटॉमिक नंबर किती आहे? लिथियमचा ॲटॉमिक नंबर आहे 3. ओके, म्हणजे पहिल्या शेल मध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स असणार? 2 इलेक्ट्रॉन्स असणार. आणि दुसऱ्या शेल मध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स असणार? 1 इलेक्ट्रॉन असणार. बरोबर, म्हणून लिथियमची जी व्हॅलन्सी आहे दॅट इज ऑल्सो सेम लाईक हायड्रोजन. सोडियमचं पण सेम, पहिल्या शेल मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन, दुसऱ्या शेल मध्ये 8 इलेक्ट्रॉन, 2 + 8 10, आणि राहिलेला 1 जो इलेक्ट्रॉन आहे दॅट इज इन द लास्ट ऑर आउटर मोस्ट शेल. ठीक आहे, मग यावरनं आपल्याला एक गोष्ट लक्षात आली की पहिल्या ग्रुप मध्ये जितके काही एलिमेंट्स आहेत त्यांची व्हॅलन्सी किती आहे? त्यांची व्हॅलन्सी किती आहे? त्यांची व्हॅलन्सी 1 आहे. ओके, त्यांची व्हॅलन्सी किती आहे? 1 आहे. चला ठीक आहे, पुढे. सिमिलरली इफ यू लुक ॲट द एलिमेंट्स फ्रॉम एनी अदर ग्रुप you will find
the number of their valence electrons to be the same. For example, elements beryllium, magnesium and calcium belong to the group 2, that is the family of alkaline earth metals. There are 2 electrons in their outermost shell. Similarly, मग पहिल्या ग्रुपच्या एलिमेंट्सची व्हॅलेन्सी 1 होती, ठीक आहे. तर आपण जर दुसऱ्या ग्रुपच्या जर व्हॅलेन्सीचा विचार केला, दुसऱ्या ग्रुपची व्हॅलेन्सी किती आहे याचा जर विचार केला, याची व्हॅलेन्सी किती आहे, याची व्हॅलेन्सी आहे 2, ठीक आहे. ग्रुप नंबर 1 व्हॅलेन्सी 1, ग्रुप नंबर 2 व्हॅलेन्सी 2, म्हणजे त्यांच्या आउटरमोस्ट शेल मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आहेत, किंवा जे 2 इलेक्ट्रॉन्स आहेत या फिर वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं या फिर पार्ट लेते हैं, ठीक है. नाउ विल रीड फर्दर. There are 2 electrons in their outermost shell. Similarly, there are 7 electrons in the outermost shell of the elements such as the fluorine and chlorine from the group 17, that is the family of halogens. While going from top to bottom within any group, 1 electronic shell gets added at a time. From this, we can say that electronic configuration of the outermost shell is the characteristic of a particular group. However, as we go down a group, the number of shell goes on increasing. Now बघा यांना काय बोलायचंय. आपण बघितलं पहिल्या ग्रुपची व्हॅलेन्सी होती 1, दुसऱ्या ग्रुपची व्हॅलेन्सी होती 2. आता मी विचारतो की हा जो ग्रुप 17 आहे याची व्हॅलेन्सी किती असणार. इट इज जस्ट अ क्वेश्चन. आन्सर येत असेल तर सांगू शकता किंवा तुम्हाला येणं एक्सपेक्टेड नाहीये. ग्रुप 17 ची व्हॅलेन्सी किती आहे. 17 तर व्हॅलेन्सी असू शकत नाही, असू शकते का. येस ऑर नो. 17 व्हॅलेन्सी असू शकते का. आपल्याला सांगितलेलं आहे की ग्रुप ओके, तर मी सांगते की 17 कॅन नॉट बी द व्हॅलेन्सी, ठीक आहे. चला, तर ते म्हणतात की 7 व्हॅलेन्सी, 7 पण व्हॅलेन्सी नसतात, त्याच्यामध्ये 1 इलेक्ट्रॉन तो घेणार म्हणून त्याची व्हॅलेन्सी 1 असणार, ठीक आहे. पण नंबर ऑफ व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन्स आपण ज्यावेळेस बोलतो, नंबर ऑफ व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन्स आपण ज्यावेळेस बोलतो, दीज आर 7, म्हणजे व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन्स किती आहेत, 7 आहेत. कुठे, ग्रुप 17 मध्ये, ठीक आहे. ग्रुप 17 मध्ये व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन्स 7 आहेत, ठीक आहे. तर अशाच प्रकारे प्रत्येक ग्रुप जो आहे त्याची अरेंजमेंट जी आहे ती त्यांच्या व्हॅलेन्सी प्रमाणे करण्यात आलेली आहे. तर ही गोष्ट व्हेरीफाय करण्यासाठी तुम्ही घरी काय करायचं की कुठलाही एक ग्रुप घेणार. कुठला ग्रुप घेणार. फॉर एक्झाम्पल यू विल टेक द ग्रुप 5, ओके, अँड यू विल चेक व्हॉट इज द व्हॅलेन्सी ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स. म्हणजे ह्या जे 4 एलिमेंट्स इथे दिसतात त्यांची व्हॅलेन्सी किती आहे ते तुम्हाला शोधायचे, ओके. त्याच्यानंतर 5वा ग्रुप झाला, त्याच्यानंतर तुम्ही 9th नंबरचा ग्रुप घेणार, ओके. मग 9th नंबरच्या तो सगळ्या एलिमेंट्सची व्हॅलेन्सी तुम्ही शोधणार. कुठे शोधणार. इंटरनेटवर शोधणार, ओके. यू विल फाइंड इट ऑन इंटरनेट. तुम्ही इंटरनेट गुगलवर जर टाकणार ना की व्हॅलेन्सी ऑफ कोबाल्ट, तर लगेच तुम्हाला आन्सर दिसायला लागेल, ठीक आहे. अशा प्रकारे तुम्ही प्रत्येक ग्रुपची व्हॅलेन्सी स्वतःहून व्हेरीफाय करायची आहे. पहिल्या ग्रुपची मी सांगितली, दुसऱ्या ग्रुपची मी सांगितली, पुस्तकामध्ये सांगितलेली आहे. 17 ग्रुपची पण पुस्तकामध्ये सांगितलेली आहे. पण बाकीचे जे ग्रुपच्या व्हॅलेन्सीज आहेत ह्या सगळ्या व्हेरीफाय करणे इज युअर जॉब, ओके. तुम्हाला या प्रकारे सगळ्या व्हॅलेन्सीज व्हेरीफाय करायच्या आहेत, ठीक आहे. तर आपण आता ग्रुप विषयी बोलून झालो, सगळं ग्रुप विषयी आपलं सगळं डिस्कशन झालेलं आहे. नाउ विल मूव ऑन टू द periods, okay, periods. Now, how many periods are there in a modern periodic table? Please tell me, how many periods are there in a modern periodic table? How many are there? There are 7 periods in a modern periodic table, ठीक आहे. मग हे जे periods आहेत यांची पण काहीतरी एक पर्टिक्युलर प्रॉपर्टी असणार. तर ती प्रॉपर्टी काय आहे ते आपण आता इथे बघूयात, ठीक आहे. मला सांगा, आता हायड्रोजन मध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स असणार. 1 इलेक्ट्रॉन असणार, बरोबर. मग 1 इलेक्ट्रॉन सामावून घेण्यासाठी किती शेल लागणार, किंवा 1 इलेक्ट्रॉन को जगह देने के लिए
कितने शेल्स की हमें जरूरत पड़ेगी? हाउ मेनी शेल्स विल बी रिक्वायर्ड टू अकोमोडेट वन इलेक्ट्रॉन? हाउ मेनी शेल्स आर रिक्वायर्ड? वन शेल इज रिक्वायर्ड. ओके, नाउ इफ वी सी अबाउट द हेलियम, ठीक है, हेलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं. देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन हेलियम. तो हेलियम को कितने शेल्स की जरूरत पड़ेगी 2 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने के लिए? एक शेल की जरूरत पड़ेगी. मतलब एक शेल में या फिर पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड. ठीक है, अभी लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, तो पहली शेल में गए 2 इलेक्ट्रॉन्स और जो एक इलेक्ट्रॉन बचा उसके लिए लिथियम को दूसरे शेल की जरूरत पडेगी. ठीक आहे, म्हणजे पहिल्या शेल मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेले आणि जो एक इलेक्ट्रॉन उरला किंवा शिल्लक राहिला त्याला अकोमोडेट करण्यासाठी लिथियमला दुसऱ्या शेलची गरज पडणार. म्हणून लिथियम जो आहे तो सेकंड पिरियड मध्ये आहे. ठीक आहे, त्याला 2 शेल्स लागतात. किती शेल्स पाहिजे त्याला? हाऊ मेनी शेल्स आर रिक्वायर्ड किंवा हाऊ मेनी शेल्स आर देयर प्रेझेंट देयर इन लिथियम? देयर आर 2 शेल्स आर प्रेझेंट. So that is why the lithium is placed in the second period. ठीक आहे, मग आता तुमच्या लक्षात येत असेल की ह्या ज्या ब्लँक प्लेसेस इथे सोडलेल्या आहेत, ठीक आहे, ह्या ज्या पूर्ण ब्लँक प्लेसेस इथे सोडलेल्या आहेत त्या का सोडलेल्या आहेत? ठीक आहे, मला सांगा. मी जस्ट एक प्रेडिक्शन करू इच्छितो की हे हायड्रोजनच्या मध्ये आणि हेलियमच्या मध्ये इथे जवळपास 16 मोर एलिमेंट्स कुड बी देअर. म्हणजे अजून 16 एलिमेंट्स असू शकतात ज्यांचा अजून शोध लागलेला नाही. बरोबर, असू शकतात. करेक्ट? बरोबर बोलतोय की चुकीचं बोलतोय मी? येस ऑर नो? यस, राईट. ओके, पण त्यामध्ये प्रॉब्लेम असा असणार की बघा याचा ॲटॉमिक नंबर आहे 1, याचा ॲटॉमिक नंबर आहे 2. ठीक आहे, मग जे एलिमेंट शोधल्या जाणार आहेत त्यांचा पण ॲटॉमिक नंबर 1 किंवा 2 असू शकतो जर असतील तर, आपल्या नेचर मध्ये अवेलेबल असतील तर. त्याच प्रकारे हे जे बाकीचे जे एलिमेंट्स आहेत इथे अजून काही एलिमेंट्सचा शोध लागू शकतो. तर आता बघा आपण पिरियड विषयी डिस्कशन करत होतो. आपण लिथियम पर्यंत आलो होतो की लिथियम मध्ये 2 शेल्स असतात. देयर आर 2 शेल्स इन लिथियम. दॅट्स वाय लिथियम इज प्लेस्ड इन द सेकंड पिरियड. ओके, नाउ इफ यू टॉक अबाउट द सोडियम, हाऊ मेनी शेल्स आर रिक्वायर्ड टू अकोमोडेट ऑल द 11 इलेक्ट्रॉन्स इन सोडियम? ठीक आहे, पहिल्या शेल मध्ये किती गेले? 2 इलेक्ट्रॉन्स गेले. दुसऱ्या शेल मध्ये किती गेले? 8 इलेक्ट्रॉन्स गेले. आणि तिसऱ्या शेल मध्ये 1 इलेक्ट्रॉन. So 3 shells are required. That's why sodium is placed in the third period. ठीक आहे, आणि तुम्ही ज्या वेळेस आन्सर देणार की आता मी तुम्हाला काय विचारलं की किती शेल्स आर रिक्वायर्ड, सो तुम्ही काय सांगितलं? 3. सो यू शुड गिव्ह द आन्सर लाईक 2,8,1. ठीक आहे, म्हणजे पहिल्या शेल मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, दुसऱ्या शेल मध्ये 8 इलेक्ट्रॉन्स आणि तिसऱ्या शेल मध्ये 1 इलेक्ट्रॉन. ओके, ठीक आहे. Now, please tell me the electronic configuration for strontium. Here you can see the strontium. Okay. आता स्ट्रॉन्टियमला किती शेल्स लागणार आणि त्यांचं डिस्ट्रीब्यूशन कसं होणार हे मला तुम्ही चैट बॉक्स मध्ये लिहून सांगायचं आहे. आपने क्या करना है कि स्ट्रॉन्टियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिस तरह से मैंने सोडियम का लिखा है उस तरह से आपने चैट बॉक्स में लिखना है और आंसर देना है. ठीक है, टेक योर टाइम. कैन यू सी द एटॉमिक नंबर? ओके, इफ यू कैन नॉट सी द एटॉमिक नंबर देन आई विल टेल यू इट इज 38. ठीक है, स्ट्रॉन्टियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 38 है. मैं भी आपके साथ साथ लिख रहा हूं. ठीक है, पहले शेल में कितना आएगा? देखो अभी तन्वी ने आंसर दिया है कि 2882. ठीक है, और बाकी लोग?
बाकी लोग? पवार ने आंसर दिया है 2 8 18 8 2। नेरुलकर ने आंसर दिया है 2 10 8 8। 2 और 10 हुआ 12, 12 और 8 हुआ 20 और 20 28 नहीं। 18 और 2 हुआ, वेट, 18 और 2 हुआ 20, 20 और 8 हुआ 28, 28 और 30 30। ठीक है, बताओ कौन कौन सा सही है? सिर्फ तन्वी, नेरुलकर और पवार तीन लोग ही क्यों आंसर दे रहे हैं? बाकी लोग? दीप, ओम, सैयद, शेके। सी, दिस इज द राइट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जो पवार ने दिया है या फिर तन्वी ने दिया है, ओम, गलत कॉन्फ़िगरेशन आपने डाल दिया है। ठीक है, इट इज नॉट लाइक इट। ऐसे 4 शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। पहली शेल में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। दूसरी शेल में आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। तीसरी शेल में आते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी देखो कितने हुए, टोटल कितने हुए? 18 प्लस 8 हुआ 26 और 26 प्लस 2 हुआ 28। हमारे पास है कितने इलेक्ट्रॉन्स? 38 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, 28 तो हमने उनको जगह दे दी 20 इलेक्ट्रॉन्स को, अभी बचे 10। तो हमें क्या करना है? फोर्थ शेल लेना है। फोर्थ शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि आखिरी जो शेल रहती है इसमें कभी भी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं रह सकते। इसके लिए we cannot place the 10 electrons in the fourth shell. ठीक है, so out of those 10 electrons we will just put 8 electrons in the fourth shell and the remaining 2 electrons will go into the fifth shell. Okay, so this way there will be 5 shells in strontium. ठीक है, 5 shells in strontium. तो आप लोगों को इस तरह से प्रैक्टिस करना है कि सारे एलिमेंट्स जो है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको ड्रॉ करते आना चाहिए। ठीक है, तो देखो कितने शेल्स की हमें जरूरत पड़ी? 5 शेल्स की जरूरत पड़ी, करेक्ट। सो द स्ट्रॉन्टियम इज प्लेस्ड इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड, करेक्ट। Strontium is placed in fifth period. Why? Because there are 5 shells present in the strontium. ठीक है, और उसको ग्रुप 2 में क्यों रखा गया? बताओ, why is strontium in group 2? Strontium is in group 2. Why is it so? सांगा वाला। Why is strontium in group 2? स्ट्रॉन्टियम ग्रुप 2 में क्यों है? हमने कुछ देर पहले ही सीखा है, वैलेंसी इज 2। तन्वी हैज गिवन द आंसर, नेरुलकर हैज गिवन द आंसर, which is correct. Valency is 2. That's why the element strontium is placed in the group 2. ठीक है, दो ही चीजें हैं जो आपको अच्छे से याद में रखनी है। ठीक है, कि कोई भी एलिमेंट का जो प्लेस होता है ग्रुप में किस तरह से होता है? अकॉर्डिंग टू इट्स वैलेंसी, और पीरियड में उसका जो प्लेस होता है वो होता है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ शेल्स प्रेजेंट इन दैट एटम। ठीक है, चलो अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अभी कोई मुझे बताएगा कि ये जो कौन सा एलिमेंट है? ये मुझे नाम झूम करके देखना पड़ेगा। दिस इज फ्रांसियम। ओके, दिस इज द फ्रांसियम। फ्रांसियम का आपने मुझे कितने शेल्स प्रेजेंट है फ्रांसियम में बताना है। हाउ मेनी शेल्स आर प्रेजेंट इन
आप डायरेक्टली नंबर बता दीजिए, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। आपको अगर आप कर सकते हो तो कीजिए, लेकिन नॉट नेसेसरी। आपको सिर्फ नंबर बताना है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ शेल्स प्रेजेंट इन फ्रांसियम एंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, बताओ। I think Nerurkar and Tanvi is writing their electronic configuration. They are trying to write it and it's very good. Okay. बाकी लोग तो कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। बताइए, शेरके, सैयद, आपको समझ में आया? आचरे, कारभारी, आपको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? क्या समझ में नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो कुछ तो आंसर आपने लिखना है, ठीक है, चैट बॉक्स में। यू हैव टू इन्वॉल्व इन दिस। First, you have to tell the number of shells present, and the second is number of valence electrons. आप कॉमा को सेपरेट कर सकते हैं, मतलब पहला आंसर दीजिए, उसके बाद कॉमा डाल के दूसरा आंसर दीजिए। वैलेंस इज वन विच इज करेक्ट, यस। एंड व्हाट वी से, नंबर ऑफ शेल्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको नहीं हो रहा है तो देन इट्स ओके, आप घर पे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। How many shells are present in the francium? बताइए, शेरके, सैयद, मेथा, कारभारी, आप लोगों ने कोई भी आंसर नहीं दिया है। आप लोग सुन रहे हैं मेरी बात? यस और नो इतना तो लिख दीजिए क्या। ओके, 5 नंबर ऑफ शेल प्रेजेंट 5। जी नहीं, देखिए एक ने लिखा तो सब लोग लिख रहे हैं, 5 नहीं है। मैंने क्या बोला, देखो यहाँ पे पहले रो में जितने भी एलिमेंट्स है उनमें एक शेल प्रेजेंट है, दूसरे में जो है उनमें 2 शेल्स प्रेजेंट है, तीसरे में जो है उनमें 3 शेल्स प्रेजेंट है, चौथे में 4, पांचवें में 5, छठे में 6 और सातवें में 7। मतलब फ्रांसियम में देयर विल बी 7 शेल्स। ओके, 7 शेल्स प्रेजेंट रहेंगे। आया सबको समझ? 7 शेल्स प्रेजेंट रहेंगे। और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हम इस कॉलम के नंबर से फाइंड आउट करते हैं। कॉलम का नंबर क्या है? दिस इज द फर्स्ट कॉलम। ओके, सो द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज नथिंग बट 1। ओके, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज नथिंग बट 1 फॉर फ्रांसियम, ठीक है। सो शैल वी मूव फॉरवर्ड? ओके, you will find that the number of valence electrons is different in these elements. However, the number of shells is the same. You will find that while going from left to right within the period, the atomic number increases by 1 at a time, and the number of valence electrons also increases by 1 at a time, which we have already seen. इन्होंने क्या बोला है कि अगर आप ग्रुप 1 से ग्रुप 18 की तरफ जा रहे हो तो क्या होगा? ग्रुप 18 की तरफ जा रहे हो तो क्या होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अगर पोटेशियम के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो कैल्शियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, स्कैंडियम के 3 रहेंगे, टाइटेनियम के 4 रहेंगे, वेनेडियम के 5 रहेंगे। इस तरह से ये जो नंबर है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। और अभी आयरन जो है, आयरन के इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, कोबाल्ट के इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, निकेल के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। दिस इज काइंड ऑफ अ होमवर्क फॉर यू। यू हैव टू डू द रिसर्च और सर्च ऑन इट, ठीक है। आप लोगों को इस पे सर्च करना है। आप लोगों को सारे के सारे जितने भी 118 एलिमेंट्स दिए गए हैं, सारे एलिमेंट्स के बारे में आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए कि उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। मैं उनको याद करने को नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। मतलब म्हणजे तुम्हाला सगळे शोधायचे आहेत, सगळे पाठ करायचे असं नाहीये। तुम्हाला त्याची कुठेच आवश्यकता पडणार नाही। तुम्ही पाठ म्हणजे पडणार, फ्युचरमध्ये तुम्हाला आवश्यकता पडणार आहे गोष्टींची, पण तुम्हाला पाठ करायची गरज नाहीये, ठीक आहे। तुम्ही आता ही गोष्ट शोधून ठेवलात, तुम्ही ते शिकणार की हाऊ टू सर्च अबाउट दीज थिंग्स, ओके, ठीक आहे। म्हणजे तुम्हाला एकदा सर्च कसं करायचं हे समजलं की मग तुम्हाला नंतर ज्यावेळेस कुठेही या गोष्टींची गरज पडणार तुम्ही इझिली शोधू शकता। तुमची अंडरस्टँडिंग आता ह्या याच्यामध्ये वाढून जाईल, ठीक आहे। सो यू हॅव टू सर्च अबाउट each and every element.
तो एलिमेंट तुमच्या लक्षात राहील नाही राहील दॅट इज डिफरंट थिंग, बट यू हॅव टू सर्च अबाउट इट. ओके, यांची नावं थोडीशी अवघड आहेत, त्यामुळे तुमच्या लक्षात राहणं हे थोडंसं डिफिकल्ट आहे आणि लक्षात ठेवणं अपेक्षित नाही पण आहे सध्या. ओके, ठीक आहे. This is the last paragraph that I am going to read. We can say that the elements with same number of shells occupied by electrons belong to same period. The elements in the second period, namely lithium, barium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, and neon, have electrons in the two shells K and L. The elements in the third period, namely potassium, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, and argon, have electrons in the three shells K, L, M. Write down the electronic configuration of these electrons and confirm. In the modern periodic table, electrons are filled in the same shell while going along the period from left to right, and at the beginning of the next period new electron shell starts filling. ठीक आहे, इथे काहीतरी एलिमेंट्स दिलेले आहेत ज्यांचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तुम्हाला ड्रॉ करायचे आहे आणि बघायचं आहे की त्यांच्या आउटर शेल मध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत आणि एकूण टोटल शेल्स किती आहेत. ओके, तर आजच्या लेक्चर मध्ये तुम्हाला जी गोष्ट सगळ्यात महत्वाची गोष्ट जी की लक्षात ठेवायची आहे, जी की कोणाकोणाला नाही समजली की मला सांगायची सगळ्यांनी, ती गोष्ट अशी की पहिल्या ग्रुपमध्ये व्हॅलेन्सी किती असणार, 1 असणार. दुसऱ्या ग्रुपमध्ये एलिमेंट्सची व्हॅलेन्सी 2 असणार. तिसऱ्या ग्रुपच्या एलिमेंट्सची व्हॅलेन्सी 3 असणार. म्हणजे व्हॅलेन्सी इज रिलेटेड टू द ग्रुप. ओके, व्हॅलेन्सी म्हणलं की ग्रुप आणि नंबर ऑफ शेल्स म्हणजे पहिल्या पिरियड मध्ये किंवा पहिल्या रो मध्ये जे एलिमेंट्स आहेत, पहली रो में जो एलिमेंट्स है उनमें कितने शेल्स रहेंगे. ठीक है, कितने शेल्स रहेंगे, तो 1 शेल रहेगा. दूसरे जो पीरियड में एलिमेंट्स है उन एलिमेंट्स के एटॉमिक स्ट्रक्चर में 2 शेल्स रहेंगे. ठीक है, तीसरे में 3 शेल्स रहेंगे, फोर्थ वन में 4 शेल्स, और इसी तरह से जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो उनके जो शेल्स है वो बढ़ते जाएंगे. ठीक है, तो आपने ये 2 बातें बहुत अच्छे से याद रखनी है अबाउट टुडेस लेक्चर. ठीक है, तो मुझे बताओ किस किस को इस चीज में कंफ्यूजन है, किस किस को इस चीज में कंफ्यूजन है जो मैंने आज सिखाया और थोड़ा सा रिवाइज भी किया और मैंने बताया कि आपको याद रखना ही पड़ेगा, मतलब देयर इज नो एनी ऑप्शन. ठीक है, किस किस को डाउट है, किस किस को कंफ्यूजन है कि सर आपने इतना सारा बताया लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, यू कैन फ्रैंकली टेल मी. ठीक है, आप लोगों ने मतलब यू कैन टेल मी, देयर इज नो सच रिस्ट्रिक्शन. सबको समझ में आया, सबको समझ में आया, एवरीबॉडी अंडरस्टूड. सबने यस लिखना है. तन्वी ने 2 बार यस लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं. दीप ने यस लिखा, ओके ठीक है. चलो, सबने यस लिखा, इसका मतलब सबको समझ में आया. तो फिर अभी सबके लिए क्रोनोलॉजिकली एक एक क्वेश्चन में पूछूंगा. सबसे पहला क्वेश्चन है दीप के लिए. ठीक है, दीप आप मुझे, सिर्फ दीप, ठीक है, दीप मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि कोबाल्ट में जो है कितने शेल्स प्रेजेंट है, कितने शेल्स प्रेजेंट है. मेरा क्वेश्चन अच्छे से सुन लो. कोबाल्ट के एटम में हाउ मेनी शेल्स आर प्रेजेंट. सिर्फ दीप ने आंसर देना है, बाकी कोई भी आंसर नहीं देगा. Deep, if you know, you have to type the answer. If you don't know, you have to type no, because we have left only 9 minutes and we have to ask question to everybody. Okay? So if you know the answer, please type the answer. Otherwise, just write no. Deep, how many shells are present in the cobalt atom? 27. Okay. See, Deep, 27 is the atomic number of cobalt. Okay, that means 27 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. लेकिन शेल्स जो है, शेल्स यानी इलेक्ट्रॉन की जो कक्षा हम जिसे कहते हैं, वो कक्षाएं कितनी है? सिर्फ 4 कक्षाएं है. ठीक है, देखो ना आप, मैंने आपको बताया 4th रो में है वो. कोबाल्ट कितने रो में है? 4th में है ऊपर से. सो नंबर ऑफ शेल्स इज गोइंग टू बी 4. नाउ क्वेश्चन फॉर द नेक्स्ट पर्सन, एंड
her name is Tanvi. Okay, so Tanvi, please tell me what are the number of valence electrons present in yttrium. ठीक है, I don't know how to pronounce this element, but it looks like yttrium. So how many valence electrons are present in this electron? Please tell, sorry, in this atom. Please tell me. The question is for Tanvi. Tanvi Kale. Valence electrons. Oh, sorry. See here. How many valence electrons are there? Valence electrons, not number of shells. How many are there? 3, correct. Okay, the question is for now पवार. ओके, कीर्ति पवार नाम से जिनका जीमेल यहाँ पे लॉगिन है, उनके लिए क्वेश्चन है. आप बताइए मुझे यहाँ पे टाइटेनियम नाम का जो एलिमेंट है, ठीक है, टाइटेनियम नाम का जो एलिमेंट है उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द एलिमेंट कॉल्ड टाइटेनियम? पवार, आपने आंसर देना है. यस और नो, जल्दी, बिकॉज वी डोंट हैव टाइम, वी हैव ओनली 7 minutes लेफ्ट. पवार, अगर आप आंसर नहीं देंगी तो मैं दूसरे किसी को पूछ लूंगा. ठीक है, चलो द नेक्स्ट पर्सन. कारभारी, आप बताइए. 22. नो, 22 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट. कारभारी, हाँ करेक्ट. नंबर ऑफ शेल्स आर 4. ठीक है, 22 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, वो करेक्ट है. पहली सेल में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरी सेल में जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, तीसरी सेल में कितने जाएंगे? फिर से 8 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, बराबर, और लास्ट सेल में रहेंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स. सो दिस वे देयर विल बी 4 शेल्स रिक्वायर्ड. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पर्सन. सैयद, आप बताइए. सैयद, आपने बताना है कि पोटेशियम जो है, पोटेशियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? पोटेशियम में सैयद ने बताना है, सिर्फ सैयद, बाकी कोई नहीं बताएगा. यस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वन एंड द सेम ना. सैयद, आपने आंसर देना जल्दी से. इफ यू आर नॉट गिविंग द आंसर देन आई विल आस्क ओम. आप बताओ. ओम में था, आप बताओ. नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द पोटेशियम. पोटेशियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? 1, करेक्ट. ठीक है, नाउ अभी मुझे बताओ, यहाँ पे जो फ्रांसियम नाम का एलिमेंट है, ठीक है, तो उसमें कितने शेल्स प्रेजेंट है? कितने शेल्स प्रेजेंट है फ्रांसियम नाम के? करेक्ट, देयर आर 7 शेल्स प्रेजेंट इन द एलिमेंट नेम फ्रांसियम. ठीक है, सो आई थिंक इट इज टाइम टू एंड आवर लेक्चर. 4 मिनट बाकी है. ठीक है, तो क्या करना है सब लोगों ने? आपने अपना अटेंडेंस फिल करना है. ठीक है, सब लोगों ने अटेंडेंस फॉर्म फिल करना है. और थोड़ा सा मैं गूगल क्लासरूम के बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा. कुछ लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, कि आपका जो होमवर्क आप सबमिट कर रहे हैं, तो उसके बाद आप हैंड इन नहीं कर रहे, टर्न इन नहीं कर रहे, ठीक है, सिर्फ फाइल्स अपलोड करके रख रहे हैं. आपने ऐसा नहीं करना है. आपने क्या करना है, फाइल्स अपलोड करने के बाद में हैंड इन का ऑप्शन आएगा या फिर टर्न इन का ऑप्शन आएगा, तो उसको कर देना है. उसके बाद में अनसबमिट का आएगा, तो अनसबमिट पे किसी ने भी क्लिक नहीं करना है. ठीक है, आप लोग टर्न इन कर देते हो और फिर अनसबमिट कर देते हो. ठीक है, तो आपका होमवर्क मेरे पास आएगा, मैं चेक करूंगा, उसके बाद में आपको ग्रेडिंग दी जाएगी. और उसके बाद में जब मैं आपको ग्रेडिंग देके रिटर्न करता हूं, तो आप लोग क्या करते हैं कि फिर से रीसबमिट करते हैं. ठीक है, एक बार आपने हैंड इन कर दिया तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको आपका ग्रेडिंग देखना है. ठीक है, रीसबमिट नहीं करना है, अनसबमिट नहीं करना है, या फिर कोई भी जो अटैच की हुई फाइल है, आपकी इमेज है, तो उसको डिलीट नहीं करना है. ठीक है,
So I hope everybody will fill attendance form. And okay, what is the question? How to know number of valence electrons and shell in f block? Okay, we'll see in the next lecture. Okay, we don't have time now. Today's homework. Okay, today's homework, there are 2 questions here. Let me show you. देखो यहाँ पे जो 2 क्वेश्चंस है ना, यहाँ पे आपको इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करना है। ये जो एलिमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन, और यहाँ पे भी कुछ 3-4 एलिमेंट्स दिए गए हैं। ये मैं अच्छे से क्वेश्चन आपको गूगल क्लासरूम पे डाल दूंगा, आपने उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करना है और होमवर्क सबमिट करना है। सो ठीक है, बाय बाय एवरीबॉडी एंड लीव द मीटिंग। ठीक है, बाय। सब लोग मीटिंग लीव करो, मैं लास्ट में लीव करूंगा।